नमस्कार और स्वागत है। दशकों से कैंसर का इलाज एक जंग की तरह रहा है और हमारा मुख्य हथियार था कीमोथेरेपी। हाँ, एक तरह से दुश्मन के पूरे इलाके पे बमबारी करना। बिल्कुल। उम्मीद यही होती थी कि दुश्मन के साथ साथ उसकी सप्लाई लाइंस भी तबाह हो जाएंगी। लेकिन इस स्कॉर्च्ड अर्थ वाली रणनीति में, मतलब सब कुछ जला देने वाली, इसमें कोलैटरल डैमेज भी बहुत होता था। बहुत ज्यादा। पर क्या हो अगर हम दुश्मन के घर में घुसकर सिर्फ उसके कमांडर को ही निशाना बना सकें। एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। हाँ, आज हमारी पड़ताल इसी क्रांतिकारी बदलाव के बारे में है जिसे टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। हमारे पास इसके लिए एक मेडिकल साक्षरता पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट की एक आउटलाइन है और हमारा मिशन है इसके हर पहलू को गहराई से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रूपरेखा को देखते ही जो पहली बात दिमाग में आती है वो है इसे लेकर फैला हुआ भ्रम। सही बात है सर, मतलब साफ नहीं होता। हाँ, कई बार लोग इसे कीमोथेरेपी का ही कोई नया रूप समझ लेते हैं, या फिर कोई जादुई गोली जो सब कुछ ठीक कर देगी। ये बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि ये भ्रम ही हमें इस थेरेपी के सबसे जरूरी पहलू तक ले जाता है। और वो क्या है? वो है इसकी सटीकता, इसकी प्रिसिजन। पुराने इलाजों के विपरीत ये एक दवा सबके लिए वाला फॉर्मूला नहीं है। अच्छा। ये बेहद व्यक्तिगत है और इसी वजह से वो सवाल उठते हैं जिनका जिक्र इस आउटलाइन में है, जैसे कि इसके लिए पहले टेस्टिंग की जरूरत क्यों है? हाँ, या क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? बिल्कुल। इन सवालों का जवाब ही इस थेरेपी की आत्मा है। ये भ्रम इसलिए है क्योंकि ये इलाज की दुनिया में सोच का एक बिल्कुल नया तरीका है। और इसी सोच के बदलाव को समझाने के लिए इस दस्तावेज में एक बड़ी दिलचस्प तुलना की गई है। हाँ, स्नाइपर बनाम बॉम्ब। हाँ, यहाँ पर आकर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। स्नाइपर बनाम बॉम्ब। ये तुलना टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी के बीच के जमीन आसमान के फर्क को साफ कर देती है। कीमोथेरेपी एक बॉम्बर प्लेन की तरह है जो एक बड़े इलाके पर बॉम्ब गिराता है। उसका लक्ष्य होता है तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को नष्ट करना, जो कैंसर की पहचान है। सही। लेकिन मुसीबत यह है कि ये बॉम्ब कैंसर कोशिकाओं और हमारी अपनी स्वस्थ कोशिकाओं, जो स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ती हैं, उनके बीच कोई फर्क नहीं कर पाता। बिल्कुल सही कहा। और उन तेजी से बढ़ने वाली स्वस्थ कोशिकाओं में हमारे बालों की जड़ों की कोशिकाएं हैं, मुंह और पेट की अंदरूनी परत बनाने वाली सेल्स हैं, और हमारा खून बनाने वाली बोन मैरो की कोशिकाएं भी। हाँ, तो जब कीमोथेरेपी का बॉम्ब फटता है तो ये इन सभी को चपेट में ले लेता है। और यही वजह है कि कीमो के इतने जाने पहचाने साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे बालों का झड़ना, मुंह में छाले, भयानक मतली और इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना। ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, नो डाउट, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज के रूप में चुकानी पड़ती है। और ठीक इसके उलट ये रूपरेखा हमें स्नाइपर का उदाहरण देती है। यह है टारगेटेड थेरेपी, एक माहिर स्नाइपर की तरह। हाँ, जो सिर्फ एक खास निशाने पर गोली चलाती है, ये पूरे शहर पर बमबारी नहीं करती। बिल्कुल। टारगेटेड थेरेपी एक स्नाइपर की तरह ही काम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद खास टारगेट्स को निशाना बनाती है। तो ये टारगेट्स क्या हैं असल में? अच्छा सवाल है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है। ये कैंसर कोशिकाओं के अंदर या उनकी सतह पर मौजूद ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उन्हें बिना रुके बढ़ने का, फैलने का और अमर हो जाने का सिग्नल देते हैं। मतलब ये वो स्विच हैं जो खराब हो गए हैं। बिल्कुल, ये वो स्विच है जो हमेशा ऑन मोड में फंस गए हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक ये टारगेट्स कुछ खास तरह के जेनेटिक म्यूटेशन हो सकते हैं या खास रिसेप्टर्स। टारगेटेड थेरेपी का काम इन बिगड़े हुए स्विच को ढूंढना और उन्हें बंद करना है। अच्छा, इसे और आसान बनाने के लिए आउटलाइन में एक और मिसाल दी गई है, ताला चाबी की। ये मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, वो बहुत अच्छी है। सोचिए कि हर तरह की कैंसर कोशिका पर एक खास ताला लगा है। ये ताला एक खास जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है ना? तो टारगेटेड थेरेपी वो चाबी है जिसे सिर्फ और सिर्फ उसी एक ताले को खोलने या बंद करने के लिए बनाया गया है। और अगर किसी मरीज की कैंसर कोशिकाओं पर कोई दूसरा ताला है तो ये चाबी उसमें लगेगी ही नहीं, बेकार हो जाएगी। और यही वो वजह है कि ये आउटलाइन आनुवंशिक या मॉलिक्यूलर टेस्टिंग पर इतना ज्यादा जोर देती है। मतलब पहले ताले की पहचान करो। इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर को ये पक्के तौर पर जानना होता है कि मरीज के ट्यूमर की कोशिकाओं पर कौन सा विशिष्ट ताला मौजूद है। इसके लिए ट्यूमर की बायोप्सी होती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा लैब में भेजा जाता है। उसके जेनेटिक मेकअप का नक्शा बनाने के लिए? बिल्कुल। अगर जांच में पता चलता है कि वो खास ताला, मतलब वो टारगेट करने लायक म्यूटेशन मौजूद है,
तभी वो विशिष्ट चाबी यानी वो दवा दी जा सकती है। और अगर वो ताला वहां है ही नहीं? तो चाबी देना पूरी तरह से बेकार है। ये कोई सिफारिश नहीं है, ये इस इलाज की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। पहले जांच करो फिर इलाज करो का सिद्धांत। ये स्नाइपर वाली बात सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगती है। इतनी सटीकता का मतलब तो ये ही हुआ कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये एक बहुत आम धारणा है ना? अगर निशाना सिर्फ कैंसर सेल है तो बाकी शरीर को तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। हाँ, और ये धारणा बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन हकीकत थोड़ी ज्यादा जटिल है। अच्छा, ये रूपरेखा इस मिथक को बहुत साफ तौर पर तोड़ती है। टारगेटेड थेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, लेकिन वे कीमोथेरेपी से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि ये बॉम्ब की तरह अंधाधुंध हमला नहीं करता। इसलिए बालों का झड़ना या गंभीर मतली जैसे जो क्लासिक कीमो साइड इफेक्ट्स हैं वो आमतौर पर नहीं होते। तो फिर कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं? इस दस्तावेज में त्वचा से जुड़ी समस्याएं बताई गई हैं, जैसे रैशेज या रूखापन, दस्त, थकान और ब्लड प्रेशर में बदलाव जैसे उदाहरण भी दिए गए हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अगर निशाना इतना सटीक है तो फिर साइड इफेक्ट्स क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, जिन टारगेट्स को दवा निशाना बनाती है वे कभी-कभी कुछ स्वस्थ कोशिकाओं पर भी कम मात्रा में मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, तो दवा उन पर भी थोड़ा असर कर देती है। हाँ, और दूसरा कारण ये है कि कैंसर सेल के अंदर जिस सिग्नल वाले रास्ते को ये दवा ब्लॉक करती है, हो सकता है वही रास्ता शरीर के किसी और हिस्से में कोई और जरूरी काम कर रहा हो। समझ गया। तो जब आप उस रास्ते को बंद करते हैं तो दूसरे अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए ये साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं और उन्हें नियमित निगरानी और प्रबंधन की जरूरत होती है। यह किसी जादुई इलाज को बेचने की बात नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण को उसकी अपनी चुनौतियों के साथ समझने की है। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन फिर भी मन में ये सवाल आता है कि अगर ये इतना अच्छा है तो ये हर कैंसर के लिए क्यों नहीं है? और एक मिनट, अगर हमारे पास एक स्नाइपर है तो हम कभी भी बॉम्बर का इस्तेमाल क्यों करेंगे? ये तो बेवकूफ़ी लगती है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि नया और आधुनिक इलाज हमेशा बेहतर ही होता है। ये दोनों ही बहुत जरूरी सवाल हैं और ये हमें आशा और यथार्थ के बीच संतुलन बनाने में मदद करते हैं। सही। इस रूपरेखा का एक मुख्य संदेश यथार्थवाद के साथ आशा ही है। पहले आपके पहले सवाल पर आते हैं, यह सभी कैंसर के लिए क्यों नहीं है? हाँ, जैसा हमने ताला चाबी वाली मिसाल में बात की, ये थेरेपी सिर्फ तभी काम करती है जब वो खास ताला मौजूद हो। हर कैंसर में कोई टारगेट करने लायक म्यूटेशन नहीं होता। अच्छा, हर कैंसर का अपना अलग ताला होता है या शायद ताला होता ही नहीं? बिल्कुल। सोचिए, फेफड़ों के कैंसर के कुछ प्रकारों में EGFR या AL के नाम के म्यूटेशन हो सकते हैं, जिनके लिए बहुत सफल टारगेटेड थेरेपी मौजूद है। लेकिन अगर किसी मरीज के फेफड़ों के कैंसर में ये म्यूटेशन है ही नहीं, तो वे दवाएं उनके लिए रत्ती भर भी काम नहीं करेंगी। एग्जैक्टली। इसलिए ये सभी कैंसर के लिए कोई यूनिवर्सल समाधान नहीं है। और आपके दूसरे सवाल पर कि स्नाइपर होते हुए बॉम्बर क्यों, ये एक बहुत बारीक मुद्दा है। हाँ, और इसका जवाब ये है कि टारगेटेड थेरेपी हमेशा कीमोथेरेपी से बेहतर नहीं होती। क्या बात कर रही हैं? हमेशा बेहतर नहीं होती? नहीं, कई मामलों में कीमोथेरेपी आज भी सबसे असरदार विकल्प है, खासकर उन कैंसर के लिए जिनमें कोई ज्ञात टारगेट नहीं है या जो बहुत तेजी से फैल रहे हैं। हाँ, और कभी-कभी सबसे अच्छा तरीका दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना होता है। कीमोथेरेपी का बॉम्बर कैंसर के बड़े हिस्से को साफ कर देता है और फिर टारगेटेड थेरेपी का स्नाइपर बची खुची खास कोशिकाओं को ढूंढकर खत्म करता है। मतलब एक टीम की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। अंतिम फैसला डॉक्टर कई चीजों को देखकर लेते हैं। कैंसर का प्रकार क्या है, वो किस स्टेज पर है, उसकी मॉलिक्यूलर प्रोफाइल क्या कहती है और मरीज की सेहत कैसी है। ये सबसे नए हथियार के बारे में नहीं है, बल्कि जंग जीतने के लिए सही हथियार चुनने के बारे में है। बिल्कुल सही। तो आज की बातचीत के बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि हम कैंसर को देखने का तरीका ही बदल रहे हैं। ये सिर्फ एक नया इलाज नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई फिलॉसफी है, एक नया पैराडाइम है। हाँ। ये कीमोथेरेपी के बॉम्ब दृष्टिकोण से हटकर कैंसर कोशिकाओं पर एक स्नाइपर हमले की तरह है, जो स्वस्थ कोशिकाओं को बचाने की पूरी कोशिश करता है। हाँ, और ये भी कि ये कोई तुक्केबाजी वाला इलाज नहीं है। इसके लिए पहले मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जरूरी है, ये जानने के लिए कि मरीज इस इलाज के लिए सही कैंडिडेट है भी या नहीं। ये वन साइज फिट्स ऑल मेडिसिन के दौर का अंत है। बिल्कुल।
इसके अलावा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टारगेटेड का मतलब बिना साइड इफ़ेक्ट्स के नहीं होता। हाँ, इसके अपने अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिन्हें सावधानी से मैनेज करना पड़ता है। और आखिर में ये हर किसी के लिए रामबाण नहीं है। ये केवल तभी काम करता है जब सही ताला मौजूद हो। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की दिशा में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कदम है, जहाँ इलाज इंसान के लिए नहीं बल्कि उस इंसान के ट्यूमर की विशिष्ट बायोलॉजी के लिए तैयार किया जाता है। सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक बात, ये स्रोत हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये थेरेपी आज कैसे काम करती है, लेकिन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की ओर ये बदलाव भविष्य के लिए एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करता है। कैसा सवाल? जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर होती जाएगी और हम कैंसर कोशिकाओं में इन अनगिनत टारगेट्स की पहचान करने में और भी माहिर होते जाएंगे, तो क्या इससे कैंसर नाम की बीमारी की हमारी परिभाषा ही बदल जाएगी? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम भविष्य में फेफड़ों का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर कहना बंद कर देंगे? क्या ये एक बीमारी न होकर सैकड़ों या हजारों अलग अलग मॉलिक्यूलर बीमारियां बन जाएंगी, जिनमें से हर एक को अपनी अनूठी चाबी की जरूरत होगी? हाँ, ये बातचीत को सिर्फ इलाज से आगे ले जाकर बीमारी की मौलिक प्रकृति पर ले जाती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में हम बीमारियों को कैसे पहचानेंगे और कैसे परिभाषित करेंगे।